हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज इससे पहली वीडियो में आपने पढ़ा है लेजर के बारे में, लेजर क्या होता है, लेजर एक्शन के बारे में आपने सभी चीज पढ़ी हुई है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ लेजर एक्शन के बारे में कि एक्टिव सिस्टम क्या होता है और एक्टिव सिस्टम और उसका जो कैविटी रेजोनेटर होता है उसके हाथ क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो जो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव सिस्टम क्या होता है। एक्टिव मीडियम इज सिस्टम विच वेन एक्साइटेड अचीव्स पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी कि एक्टिव मीडियम एक ऐसा सिस्टम है जब हम उसको एक्साइट करते हैं यानी कि जब हम उसमें कोई भी चार्ज वगैरह देते हैं तो उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है हम वो भी पढ़ेंगे। द एक्टिव मीडियम में बी है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो एक्टिव जो हमारा जो मीडियम है एक्टिव मीडियम, वो सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, लिक्विड या फिर गैस कोई सा भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, द मेथड ऑफ रेजिंग द मॉलिक्यूल्स और एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पंपिंग। यानी कि जो मेथड है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि जो लोअर एनर्जी लेवल में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको लोअर से हायर एनर्जी में भेजने का जो प्रोसेस होती है उसे हम पंपिंग कहते हैं। ठीक है, उस मेथड में वो मेथड जो कहलाती है उसे हम पंपिंग कहते हैं। इन सिस्टम ऑफ एटम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट इज मच ग्रेटर देन दैट इन द हायर एनर्जी स्टेट। और जो सिस्टम ऑफ एटम्स है थर्मल इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम ऑफ एटम्स होते हैं, हमको पता है उसमें जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हायर एनर्जी, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट में कम होते हैं और ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होते हैं, मच ग्रेटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, और इसको हम नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ एटम्स कहते हैं। अ स्टेट इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन विच हायर एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन दैट इन द लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। जो अभी हमने पढ़ा, जब ग्राउंड स्टेट में ज्यादा एटम होंगे और अपर स्टेट में यानी कि एक्साइटेड स्टेट में कम होंगे, उसको हम कहते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन। और जब इसका उल्टा हो जाए, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा एटम हो जाए जबकि हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा हो जाए और जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसमें कम हो जाए, तो हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, कि मतलब पहले लोअर में ज्यादा थे, हायर में कम थे, अब उल्टी हो गई पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे। तो एक्टिव सिस्टम क्या पढ़ा। एक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एटम्स को एक्साइट करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन करते हैं। ठीक है, जो एक्टिव मीडियम होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसा भी हो सकता है। जो मेथड है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स को हम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में भेजते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, पंपिंग कहते हैं। ठीक है, पंपिंग मेथड है उसकी। इन सिस्टम ऑफ एटम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट में है वो एटम्स कम होते हैं जब एज कम्पेयर टू हायर एनर्जी स्टेट, मतलब कि हायर एनर्जी स्टेट में कम होते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में ज्यादा होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन कहते हैं। और जब इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में कम और हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा हो जाते हैं एटम्स, तो हम उसे कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव सिस्टम एंड कैविटी रेजोनेटर। ठीक है, ये एक्टिव सिस्टम एंड कैविटी रेजोनेटर है हमारा। तो देखो, द एक्टिव मीडियम और वर्किंग सब्सटेंस इन द रेजोनेंस कैविटी कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही चीज है, तो एक्टिव मीडियम है, वर्किंग सब्सटेंस वो किसी भी उसमें हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, एंड इज एबल टू एम्पलीफाई लाइट वेव्स। और उसमें ये क्षमता होती है, यानी कि उसमें ये क्षमता होती है कि वो लाइट वेव्स को एम्पलीफाई कर सके। द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट हैव मेटास्टेबल स्टेट्स, और जो वर्किंग सब्सटेंस है उनके मेटास्टेबल स्टेट्स हो सकती हैं, मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं, होनी चाहिए, मस्ट है मतलब कि होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट द पॉपुलेशन इन्वर्जन में अचीव। जब जो वर्किंग सब्सटेंस है अगर उसमें पॉपुलेशन वो क्या कहते हैं, उसमें मेटास्टेबल स्टेट नहीं होगी तो वो पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि उसमें मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए ताकि वो पॉपुलेशन इन्वर्जन कर सके। इन लेजर एक्टिव मीडियम और सिस्टम इज प्लेस्ड इन स्पेसिफिकली डिजाइन्ड स्टैंडर्ड ट्यूब कॉल्ड रेजोनेंस कैविटी। अब जो लेजर में है, लेजर के जो एक्टिव मीडियम में जो सिस्टम होता है उसको हम स्फेरिकली डिजाइन, यानी कि बाहर दिखने का तो स्फेयर होगा लेकिन वो एक सिलेंडर होगा, उस तरीके के एक डिजाइन डब्बे में डालेंगे जो कॉल्ड रेजोनेंस कैविटी, जिसको हम रेजोनेंस कैविटी कहते हैं। कैविटी रेजोनेटर कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ मिरर्स हु आर विच आर फेसिंग ईच अदर। और जो ये कैविटी है ये दो टाइप के मिरर होते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद में समझा दूंगा। द मिरर कुड बी अ प्लेन और कर्व्ड, वन ऑफ द मिरर इज मेड फुली रिफ्लेक्टिंग व्हाइल द अदर इज पार्शियली ट्रांसमिटिंग सो दैट एन इंटेंस बीम कैन emerge out of it. This cavity resonator makes the energy density large whereas stimulated emission dominates over spontaneous emission. The multiple reflection also makes the stimulated emission more coherent. Hence, the cavity resonator is able to convert the active medium to a
टू अ लाइट जनरेटर। यानी कि अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो जो हमें एक्सपेरिमेंट में यूज होता है वो बॉक्स किस टाइप का होता है, और उसमें मेटास्टेबल स्टेट कुछ चीज मेटास्टेबल स्टेट इसलिए चाहिए होती है ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो सके। और जो जिस चीज में ये होती है वो एक सिलेंडर शेप का स्फेरिकल शेप का सिलेंडर होता है जिसमें को हम रेजोनेंस कैविटी कहते हैं। अब जो ये कैविटी होती है ना, जो ये रेजोनेंस कैविटी होती है ये दो टाइप के दो मिरर से बनी होती है, ठीक है, जो एक दूसरे को देख रहे हैं। देखो दो मिरर है एक दूसरे की तरफ है, दो मिरर एक दूसरे को तरफ देख रहे होते हैं जिनमें से और ये प्लेन या फिर कर्व कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से एक मिरर क्या होगा, ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग होगा। देखो ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग वाला है ये मिरर, और इनमें पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी कि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग इसलिए क्योंकि इनके अंदर से जो भी बीम ऑफ लाइट जाएंगी पार्शियली, मतलब कहीं कहीं पर इसमें जगह होगी अंदर बाहर जाने की, तो वहां से जो बीम है वहां से वो बाहर चले जाएगी, ठीक है। ये देखो एक चीज दिखा है, व्हाइल द अदर इज फुल्ली ट्रांसफर दैट इंटेंस बीम कैन एमर्ज आउट ऑफ हियर, तो यहाँ से जो बीम है वो वहां से बाहर जा सके। जो कैविटी रेजोनेटर है जो इसकी जो डेंसिटी है उसको बढ़ा देता है जिससे कि जो एमिशन होता है वो जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। तो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है जो स्टिमुलेटेड रिफ्लेक्शन को कोहेरेंट बना देते हैं। अब जो फिर क्या है, जो कैविटी रेजोनेटर जो उसको कोहेरेंट बनाता है उससे जो ये जो एक्टिव मीडियम है वो एक लाइट जनरेटर की तरह हमारा काम करता है, ठीक है। तो ये था एफटीबीएस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ये थे मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर के मेन कंपोनेंट क्या है, टाइप्स ऑफ लेजर। लेजर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, सॉलिड, गैस, लिक्विड और सेमीकंडक्टर लेजर। सॉलिड गैस में आएगा रूबी लेजर जो अभी हम पढ़ेंगे, गैस में लेजर में आएगा एचई नियॉन गैस लेजर जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, लिक्विड लेजर में डाई लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने लेजर की ओर। तो लेजर्स का सबसे पहला टॉपिक है रूबी लेजर, ठीक है। रूबी लेजर का डायग्राम आप दिख ही रहे हैं यहाँ पर, ये एक टॉर्च है, टॉर्च के ऊपर एक कॉइल लपेटी गई है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। रूबी लेजर इज बेस्ड ऑन 3 एनर्जी लेवल्स एंड दिस लेजर कंसिस्ट ऑफ अ पिंक रूबी सिलेंड्रिकल रॉड हुज एंड्स आर ऑप्टिकली फ्लैट, ठीक है। यानी कि जो रूबी लेजर है वो 3 एनर्जी लेवल्स में बेस्ड है, यानी कि इसमें 3 एनर्जी लेवल होंगे। अब वो एक और डायग्राम बनेगा उसमें पता चलेगा कि उनको कौन कौन से एनर्जी लेवल, ठीक है। ये रूबी लेजर में 3 एनर्जी लेवल होती हैं, और जो ये है एक पिंक रूबी सिलेंड्रिकल रॉड से बना होता है। ये जो ये इसमें ये बीच में जो रॉड है ना ये पिंक कलर की होगी, ठीक है। सिलेंड्रिकल रॉड होती है हुज एंड्स आर ऑप्टिकली फ्लैट, जिसके जो एंड्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है, चपटे, एंड पैरेलल एज सोन इन फिगर, और वो एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। देखो ये दिख रहे हैं आपको, ये अंदर के दो रोड है, ये पार्शियली है ये फुल्ली है। अभी हमने पढ़ा था फुल्ली रिफ्लेक्टिव होता है, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिव होता है, तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल है, वन एंड इज फुल्ली सिल्वर्ड एंड द अदर इज पार्शियली सिल्वर्ड। फुल्ली सिल्वर्ड बोले तो ये सिल्वर का बना हुआ था, इसमें फुल्ली सिल्वर्ड इसलिए कहते हैं, वो बातें की है फुल्ली रिफ्लेक्टिव और पार्शियली रिफ्लेक्टिव। अभी सिल्वर का बनाते थे फुल्ली सिल्वर कहते हैं, उसको पार्शियली सिल्वर कहते हैं, ठीक है। upon the rod is rod is wounded a coiled फ्लैश xenon लैंप दैट इज फिल्ड विथ xenon गैस। अभी जो ये आप कॉइल देख लो ना ये एक xenon लैंप का बना हुआ है, यानी xenon लैंप यानी कि जिस ऐसा लैंप जिसके अंदर xenon गैस भरी हो, ठीक है। तो ये जो चारों तरफ इसके जो कॉइल लपेटी गई है इसमें क्या है, xenon गैस भरी हुई है, ठीक है। तो द रूबी रॉड इज बेसिकली Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल डोप्ड विद 0.05% बाय वेट ऑफ chromium oxide. The Al3 plus ions are replaced by Cr3%. Their impurity Cr3 are responsible for the pink color of the ruby लेजर, ठीक है। रूबी लेजर में क्या है, देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा, जो रॉड है ना वो बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होना चाहिए Al2O3, यानी कि जो जब हम उसको क्रिस्टल डोप कराते हैं 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड के साथ उसको डोप कराते हैं, तो जो Al3 आयन्स होते हैं वो क्रोमियम का आयन होते हैं वो Al को रिप्लेस कर देते हैं। और इसमें और जो ये इम्प्योरिटी हमने मिलाई, यानी कि जो क्रोमियम की इम्प्योरिटी मिलाई, क्रोमियम के ही वजह से जो हमारा जो रॉड का पिंक कलर है, हमने यहाँ पढ़े थे ना पिंक रूबी सिलेंड्रिकल रॉड, वो क्रोमियम की वजह से ही वो कलर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसा, रूबी लेजर 3 एनर्जी लेवल पे बेस्ड होती है, और ये एक पिंक रूबी सिलेंड्रिकल रॉड है जिसके दोनों एंड्स ऑप्टिकली फ्लैट हैं, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक एंड फुल्ली सिल्वर्ड है और दूसरा एंड पार्शियली सिल्वर्ड है। और जब हम इसमें और जो ये जो कॉइल है वो हमारी चारों तरफ से एक xenon लैंप से लिपटी हुई है, यानी कि बाउंडेड है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो xenon गैस भरी हुई है। और जो ये रूबी रॉड है ये एक Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनी हुई है, लेकिन जब हम इसको डोप कराते हैं 0.05%, सिर्फ इतना कम 0.05% जब डोप कराते हैं क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, तो जो इसकी जो Al3 आयन्स है उनको जो क्रोमियम आयन्स होते हैं वो Al3 आयन्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसी इम्प्योरिटी के कारण उसका जो कलर है वो पिंक होता है। अब हम इसकी वर्किंग की ओर बढ़ते हैं।
वर्किंग क्या है देखो, द एनर्जी लेवल्स ऑफ Cr3 आयंस ऑन द क्रिस्टल लैटिस आर शोन इन फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एनर्जी लेवल। जो एनर्जी लेवल है वो Cr3 आयंस के वो क्रिस्टल लैटिस में एक चित्र में दिखाए गए हैं। इसमें देखो तीन एनर्जी लेवल है। देखो ये ग्राउंड स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट और एक्साइटेड, यानी कि एक दो तीन, ये तीन एनर्जी लेवल है। इसकी बात चली थी ऊपर। अपर एनर्जी लेवल इज शॉर्ट एनर्जी E3, जो ये अपर एनर्जी लेवल है E3, देखो ये शॉर्ट भी है, छोटा सा भी है। एनर्जी लेवल E1 एंड द ग्राउंड एनर्जी स्टेट लेवल E1, और जो ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ये क्या है हमारा E1 है। और वहीं पर हमको दिया रीजन इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट लेवल E2 विच इज मेटास्टेबल हैविंग अ लाइफ टाइम ऑफ 3 × 10⁻³ सेकेंड। और हमारे इन दोनों के बीच में, यानी कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में एक और मेटास्टेबल स्टेट है जिसकी जो लाइफ टाइम है वो 3 × 10⁻³ सेकेंड है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द क्रोमियम आयंस आर इन ग्राउंड स्टेट। जो ये कह रहे हैं, व्हेन अ फ्लैश ऑफ लाइट फॉल्स व्हेन ऑन द रूबी डॉट दी 5500 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन फोटोन्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द क्रोमियम आयंस व्हिच आर पंप्ड टू द एक्साइटेड स्टेट E3। यानी कि क्या करेंगी, जो नॉर्मली जो होते हैं सारे जो क्रोमियम आयंस होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जब हम एक लाइट को रूबी रॉड पे गिराते हैं, किसी भी लाइट को रूबी रॉड पे मारते हैं या फिर गिराते हैं, तो जो Cr3 आयंस हैं वो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट पंप होते हैं और ऊपर से जाना है। पंपिंग तो आपको मेथड पता है। पंपिंग क्या होती है, लोअर एनर्जी स्टेट से अपर स्टेट एक्साइटिंग स्टेट में जाने की जो मेथड होती है उसे हम पंपिंग कहते हैं। तो पंप हो जाता है ये क्रोमियम आयंस यहाँ से लेके ऊपर तक पंप हो जाते हैं, 55 एंगस्ट्रॉम से E1 से लेके E3 में चले जाते हैं वो, ठीक है। द ट्रांजिशन फ्रॉम E1 टू E3 इज द ऑप्टिकल पंपिंग ट्रांजिशन। और जो ट्रांजिशन हुआ E1 से E3 जाने में उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल पंपिंग ट्रांजिशन कहेंगे, ठीक है। नाउ द Cr3 पॉइंट्स आर द एक्साइटेड आयंस गिव अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी टू द क्रिस्टल लैटिस एंड डिके टू द मेटास्टेबल स्टेट। अब जो Cr3 आयंस है ना, अपनी एक पार्ट ऑफ एनर्जी को एक्साइटेड आयंस को दे देंगे और डिके हो जाएंगे मेटास्टेबल स्टेट E2 में, मतलब कि यहाँ से आ गए और मेटास्टेबल स्टेट में आ गए, ठीक है। मेटास्टेबल E2 इज लॉन्ग लिव्ड। मेटास्टेबल जो स्टेट है लॉन्ग लिव्ड स्टेट है, हेंस दी नंबर ऑफ Cr3 आयंस गोस ऑन इंक्रीजिंग वाइल। और जो मेटास्टेबल स्टेट है जो बहुत लॉन्ग लिव्ड, मतलब कि लंबी देर तक टिक सकती है, जिसकी वजह से हर बार बहुत सारे क्रोमियम आयंस यहाँ से जा रहे होंगे, क्रोमियम आयंस में इकट्ठे हो रहेंगे, जिसकी वजह से क्रोमियम आयंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे। ड्यू टू द पंपिंग द नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट गोस ऑन डिक्रीजिंग। और जो पंपिंग की वजह से जो सारे नीचे के क्रोमियम आयंस हो रहे हैं, पंपिंग हो रही है तो सारे आयंस ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड स्टेट में जितने भी हमारे क्रोमियम आयंस थे वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। Thus the population inversion established between the metastable state E2 and the ground state E1। इसी तरीके से E1 से लेके E3 में गए, फिर E2 में इसमें मेटास्टेबल स्टेट में जो ये चीज है ये इस तरीके से पंपिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। फिर उसमें क्या लिखा है, अ स्पॉन्टेनियस फोटोन एमिटेड बाय Cr3 and E2 ion at E2 level initiates the stimulated emission by the other Cr in the metastable state. The wavelength of the photon is 6943 angstrom. This photon travels through the ruby rod and if it is moving along the axial direction it gets reflected back। यानी कि जो ये है, अब जो हमने चीज पढ़ी, जो ट्रांजिशन हो रहा था E1 से लेके E2 तक मेटास्टेबल स्टेट में जाते थे, पहले E3 में जा रहे थे, फिर वहां से लेके E2 में जा रहे थे, फिर उनके बीच में जो भी चीजें हो रही थी मेटास्टेबल स्टेट में, तो अब क्या हो रहा है कि अब एक फोटोन जिसकी जो वेवलेंथ है 6943 एंगस्ट्रॉम, उसको हम यहाँ से ऊपर भेजते हैं। दिस फोटो ट्रेवल्स होता है रूबी रॉड में ट्रेवल करता है, और उसके अगर वो उसके अलोंग यानी कि जो रूबी रॉड है उसके अलोंग ये मूव कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है बैक, और दिस रिजल्ट्स इन एम्पलीफाइड स्ट्रॉन्ग लोअर बीम, ऑलराइट। और जब वहां से रिफ्लेक्ट होता है तो हमको मिलती है एक स्ट्रॉन्ग लेजर बीम मिलती है, ठीक है। द स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन नंबर 4 इज द लोअर लेजर ट्रांजिशन। और जो हमको चौथे नंबर में मिलता है इसे ही हम क्या कहते हैं, लेजर ट्रांजिशन कहते हैं। अब जो द लेजर बीम इज सफिशिएंटली इंटेंस, पार्ट ऑफ इट इमर्जेस थ्रू द पार्शियली सिल्वर्ड एंड ऑफ द क्रिस्टल। अब ये बता रखा है कि जब वो रूबी रॉड में गया, फिर वो रूबी रॉड से कहां से बाहर आया, तो हमको पता है एक फुल्ली सिल्वर्ड होता है, पार्शियली सिल्वर्ड होता है, तो पार्शियली सिल्वर्ड एंड वाले से बाहर आएगा क्योंकि वहां से जगह होती है बाहर आने की, ठीक है। वही चीज लास्ट वाले में लिखा है। और जो इंटेंसिटी होगी वो 10⁶ वोल्ट होगी, आपको याद करनी है। अब इसका ड्रॉबैक से क्या थे, द लेजर रिक्वायर्स हाई पंपिंग पावर टू प्रोवाइड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब जो ये रूबी लेजर है ना, इसको ज्यादा हाई पंपिंग पावर चाहिए होती है ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर सके, ठीक है। और जो इसकी एफिशिएंसी थी वो बहुत कम थी। द एफिशिएंसी ऑफ द रूबी लेजर इज वेरी लो। द लेजर आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूअस बट अकर इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ mu सेकंड। और जो ये लेजर आउटपुट है ना, इसका एक कंटिन्यूअस नहीं था, लगातार इसका जो आउटपुट था हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा था, कभी कभी हो रहा था, कभी कभी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये था रूबी लेजर। अब हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेजर पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं जो पिछले 3-4 वीडियोस आ रही है उनके नोट्स में रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि जो
जो ये वीडियो आने से पहले ही मैं जो पुरानी वीडियोज है उन सभी के नोट्स में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, और जब ये वीडियो आएगी इसी के साथ साथ इस वीडियो के भी सारे नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा बिजी हो रहा था शेड्यूल, तो उसकी वजह से मैं नहीं डाल पाया, ठीक है। तो अब मैं डाल दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो हीलियम नियॉन लेजर पढ़ेंगे आप, ठीक है। हीलियम नियॉन एक ड्रॉ है, ठीक है। Construction. It consists of a long discharge tube of length about 50 centimeter and diameter 1 centimeter. The tube consists of a mixture of about 10 parts of helium and 1 part of neon at a low pressure. यानी कि हीलियम नियॉन लेजर के बारे में पढ़े, HE लेजर, HE कहते हैं, हीलियम नियॉन का कहते हैं ME। यानी कि जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, ये एक लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब है जिसकी जो हाइट है, लेंथ है, लंबाई है 50 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। और जो ये ट्यूब है इसमें 10 पार्ट अगर हीलियम के हैं तो उसमें से 10 पार्ट में से 10 पार्ट हीलियम के हैं और 1 पार्ट नियॉन, यानी कि 1:10 में ये जो हमारा HE नियॉन लेजर है जो भी सिस्टम है वो बना हुआ है, ठीक है। एट बोथ द एंड्स ऑफ द ट्यूब आर फिटेड ऑप्टिकली प्लेन एंड पैरेलल मिरर, जैसे कि हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि यूवी लेजर में पढ़ा था कि इसके दोनों साइड ऑप्टिकली क्या कहते हैं मिरर लगे होते हैं। उसमें सिल्वर लगा था, उसमें तो हमने सिल्वर कहा था। अब इसमें मिरर लगे हैं तो हम ऑप्टिकली मिरर कहेंगे, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। आपको पता है प्लेन और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, एक तो फुल्ली होता है, एक पार्शियली होता है। वो चीज लिखा है, वन ऑफ देम बीइंग ओनली पार्शियली सिल्वर्ड, यानी कि पार्शियली सिल्वर्ड ही है ये भी। द शेयरिंग ऑफ द मिरर्स इज द स्पेसिंग यानी कि जो मिरर के बीचों की डिस्टेंस है इज इक्वल टू एन इंटीग्रल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट, यानी कि जो लेजर लाइट है ना उसकी जो वेवलेंथ होती है उसके हाफ के बराबर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इन दिस पॉपुलेशन इन्वर्जन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल, अब इसमें जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होता है। एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इन द गैस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोड्स आउटसाइड द कनेक्टर। और जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किसकी वजह से होता है, जो ये सिस्टम है ना, जो ये गैस है वो इलेक्ट्रोड्स के हाथ चिपकी होती है, जो वो एक ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है, जो बाहर से उसमें अल्टरनेटिंग करंट डालता है, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा होता है। अब हम सीधे बढ़ते हैं बिना देरी के वर्किंग की ओर। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑन, जब हम इसको पावर को ऑन करते हैं, ठीक है। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डिस्चार्ज collide with one another and pump the He and Ne to metastable states इतना रिस्पेक्टिवली above the ground state। अब जब हम पावर ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन है वो जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं, यानी कि पहले वो रेस्ट पोजीशन में, जैसे हमने उसमें एक पावर डाली तो वो एक मूव करने लगे, मूव कर रहे हैं तो वो आपस में टकराएंगे और बेसिस से तो टकरा रहे हैं, और वो He और Ne एटम्स को पंप करते हैं ताकि वो मेटास्टेबल स्टेट्स में चले जाएं ग्राउंडेड स्टेट से उठ के, ठीक है। जैसे ग्राउंड स्टेट है, ऊपर मेटास्टेबल स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट से उठ के मेटास्टेबल स्टेट में चले जाओ कर। ये He का डायग्राम है, He एटम के लिए और ये Ne एटम के लिए, यानी कि जब हम इनको पंप कर रहे हैं, मतलब कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन डालें तो वो कलाइड करेंगे और He Ne एटम्स को एक्साइट करेंगे कि चलो भाई तुम जाओ ऊपर मेटास्टेबल स्टेट में जाओ करके धक्का दे रहे हैं, ठीक है हमको। तो उनकी जो एनर्जी है वो ये है, सम ऑफ द एक्साइटेड He एटम्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू ग्राउंड स्टेट Ne एटम्स इन कलीजन। और कुछ इतने खतरनाक He एटम्स होते हैं जो जब टकरा रहे होते हैं एक दूसरे से तो अपनी एनर्जी Ne एटम को दे देते हैं। अब ये कैसे होता है, देखो जैसे हम मान लो कि आपने दो बॉल पकड़ी, ठीक है। एक बॉल को खाली आपने हवा में उछाला, दूसरी बॉल से जोर से मारी उस बॉल को मारने के लिए, ठीक है। अब जिस बॉल को आपने अपने हाथ से फेंका उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, तो जब आपके हाथ वाली बॉल उस बॉल से लगेगी जो हवा में उछल रखी है, खाली आपने बिना उसको ज्यादा एनर्जी से उछाला नहीं है, तो जब आप इस वाली बॉल उस बॉल से टकराएगी तो इस बॉल की कुछ ना कुछ एनर्जी उससे ट्रांसफर होगी और वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं, तो कि वो अपनी एनर्जी Ne एटम को देते हैं कलीजन में विद द इतनी 0.05 EV ऑफ एडिशनल एनर्जी बीइंग प्रोवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। अब जब हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉल को फेंका तो बॉल में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो इसमें बता रहे थे कि वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एडिशनल एनर्जी उसको देगा एज अ काइनेटिक एनर्जी। थस द पर्पस ऑफ द He एटम इज टू हेल्प इन अचीविंग अ पॉपुलेशन इन्वर्जन इन द Ne एटम। तो जो यहाँ पर He जो हीलियम एटम का पर्पस क्या है, हीलियम एटम ने उसको धक्का दिया, उसको ज्यादा एनर्जी, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस बस यही है कि वो Ne एटम के वो मदद करे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन एक्साइटेड Ne एटम पासेस फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट एट इतना टू एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ 18.760 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना। अब जब जो Ne एटम है वो मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है, पासेस फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट टू एन, मतलब मेटास्टेबल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब वो पहुंचता है तो वहां से फोटोन एमिट करता है। फोटोन ट्रेवल्स थ्रू द गैस मिक्सचर एंड इफ इट मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब इट रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ बाय द मिरर एंड until it stimulates on excited Ne atoms and causes it to emit a fresh photon in
फेज विद द स्टिमुलेटिंग फोटोन। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जब वो एनी एटम जो है मेटास्टेबल स्टेट से एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है तो वो एक फोटोन को एमिट करता है। अब जो फोटोन है वो वहां से गया और वो जो गैसियस मिक्सचर है, यानी कि जो हमारे एच नियॉन का जो डायग्राम था ना, वो गैसियस मिक्सचर के अंदर ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, गैसियस मिक्सचर के अंदर ट्रेवल करेगा और जब वो वहां से ट्रेवल कर रहा है, अगर वो एक्सिस जिस एक्सिस में वो है उसी एक्सिस में ट्यूब है उसी एक्सिस के पैरेलल कर रहा है तो वो आगे पीछे यानी कि डिसक्ट बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे अगर वो टकराएगा जिसकी वजह से आगे पीछे टकराएगा और एक एक्साइटेड एनी एटम बन जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड एनी एटम बन जाएगा और जिससे कि हमें एक फ्रेश फोटोन मिलेगा जब वो बाहर आएगा। ठीक है, द स्टिमुलेशन ट्रांजिशन ऑफ इतना लेवल टू इतना लेवल इज द लेजर ट्रांजिशन। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड एंड व्हेन अ बीम ऑफ कोहेरेंट रेडिएशन बिकम्स सफिशिएंटली इंटेंस अ पोर्शन ऑफ इट एस्केप थ्रू द पार्शियली सिल्वर्ड एंड। अब ये क्या करेंगे, हम इसको जो एक प्रोसेस है तो तब तक सुनाई जाती है कि जब तक हमें कोहेरेंट रेडिएशन तो एक इंटेंस ना बन जाए। इंटेंस यानी कि बहुत ज्यादा वो याद नहीं आ रहा है, मतलब कि वो जो सिचुएशन जब तक इंटेंस नहीं होगी तब तक हम उसको ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं कि वो बैक एंड फोर्थ आगे आगे मूव होते रहे ताकि वो एक अच्छा सा एनी मिले, हमको एनी एटम मिले, स्टिमुलेटेड एनी एटम मिले। ठीक है, फिर क्या कर रहा है और जब ये ऐसा चीज हो रहा है तो उस जो एनी है वो पार्शियली सिल्वर्ड वाले से बाहर भी आ जाता है, क्योंकि अब आपको पता है पार्शियली मतलब कि वहां से निकलने आने जाने की जगह है तो वहां से वो बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, द एनी एटम पासेस फ्रॉम इतना लेवल स्पॉन्टेनियसली टू अ लोअर मेटास्टेबल स्टेट एमिटिंग एंड कोहेरेंट लाइट। हवा भी साथ में चल रही है। lower metastable state emitting incoherent light, and finally the any atom comes down to the ground state through collision with the tube walls. This radiation from lower metastable state to the ground state is रेडिएशनलेस ट्रांजिशन। अब जो एनी एटम है ना, जब वो इस लेवल में पास कर रहा होता है, जिस लेवल से उसको आना है उस लेवल में पास कर रहा होता है स्पॉन्टेनियसली टू अ लोअर मेटास्टेबल स्टेट। अब वो एक्साइटेड स्टेट से देखिए जब नीचे को आ रहा होता है, मेटास्टेबल स्टेट की तरफ आ रहा होता है तो उसे वो इनकोहेरेंट लाइट को एमिट करता है। ठीक है, और फाइनली जो एनी एटम है ना वो ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है बहुत ज्यादा टकराने के बाद। जब वो गया अंदर बैक एंड फोर्थ आगे पीछे अपने ट्यूब वॉल से, जो ट्यूब में गया था वो उनके ट्यूब वॉल में भी टकराया तो वहां से क्या करते हैं वो वहां से लेके लास्ट में ग्राउंड स्टेट में पहुंच ही जाता है। और जो रेडिएशन होती है लोअर ग्राउंड स्टेट टू द मेटास्टेबल स्टेट से जो ग्राउंड स्टेट में होती है वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, यानी कि जो टोटल ट्रांजिशन अभी तक हमारा हुआ ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा। ठीक है, अनलाइक द एक्साइटेशन from the xenon flash lamp in a ruby laser, HE laser operates in continuous wave mode because in this laser the process of population inversion continuously done and has not to wait in the case of ruby laser. अब जैसा कि in which when the atoms come to the ground state then the process of population inversion। ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा था रूबी लेजर में, क्या रूबी लेजर की हमारी ड्रॉबैक्स क्या आ रही थी, रूबी लेजर में हमारी एक ड्रॉबैक आ रही थी कि हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन लगातार नहीं मिल रहा था। ठीक है, और उसके लिए बहुत ज्यादा हमें हाई इंटेंसिटी चाहिए हो रही थी, जबकि इसमें जो ये HE लेजर है इसमें ये चीज नहीं होती है। ठीक है, जब इसमें जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है वो लगातार होता है, जिसकी वजह से हम अब ऑब्वियसली बात है जिसमें हमको ज्यादा सही चीज मिल रही है उसमें उसको हम ज्यादा यूज करेंगे तो HE लेजर को हम ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, रूबी लेजर में हमको वेट करना पड़ा था कि ताकि और अब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा करके हमको HE लेजर में रुकना नहीं पड़ेगा पॉपुलेशन इन्वर्जन कब होगा करके, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस होते रहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हीलियम नियॉन लेजर, रूबी लेजर और जो मैंने आपको एक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया ये सभी चीजें समझ में आई होगी। एक्टिव सिस्टम इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये बेस है। जब तक आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन पंपिंग क्या होती है, नॉर्मल मोड ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है ये समझ में नहीं आएगा तो तब तक आपको बाकी चीजें समझ में कैसे आती है, इसलिए हमने ये चीज आपको पढ़ाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता उतना शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हाँ, मेरे को याद है मैं टेलीग्राम में इनके नोट्स डाल दूंगा, बिना बोले मैं इनको डाल दूंगा। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, मैं डाल दूंगा। और क्या करते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप समय बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।